नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आखिरकार रिजर्व बैंक ने कुछ रहम किया। गवर्नर रघुराम राजन ने अचानक रेपो रेट घटाई, जिससे बैंक सस्ती ब्याज दर पर कर्ज दे सकेंगे। मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले रिजर्व बैंक के इस बदले रुख का सकारात्मक असर है। उद्योग जगत में माना जा रहा है कि सस्ते कर्ज के दिन आने वाले हैं। तय बात है कि अब रिजर्व बैंक और सरकार दोनों महंगाई के स्थायी तौर पर नीचे रहने के विश्वास में है। साथ ही तय माना जाए कि अगला आम बजट निवेश को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यदि रिजर्व बैंक ब्याज दर ऊंची बनाए रखने पर अड़ा रहता तो बजट के उपाय असरकारक नहीं बनते। इसलिए अगले महीने की बजट कवायद से पहले रिजर्व बैंक ने अपनी तह बताया है कि वह भी आर्थिक विकास में तेजी के मिशन के लिए तैयार है। सवाल है, क्या ब्याज दर उतनी घटेगी जिससे निवेशक को कर्ज लेना पोसाए? कर्ज और भारी ब्याज की देनदारी में तमाम बड़े उद्यमी कारोबारी उलझे हुए हैं। इससे बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी फंसी है। ब्याज दर घटेगी तो पुराने कर्जों देनदारियों की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकेगी। पहले लग रहा था कि रिजर्व बैंक मार्च अप्रैल में नीति बदलेगा, लेकिन जनवरी में रेपो रेट का घटना आगे की गिरावट का संकेत है। जो हो, रिजर्व बैंक ने कुछ अच्छे आर्थिक संकेतों की वजह से आर्थिकी के पॉजिटिव मूड को बल देने की पहल की है। मतलब केंद्र सरकार के साथ वह सहायक बनने के लिए आगे आया। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़कर कांग्रेस की पिछली सरकार को मुसीबत में डालने वाले अन्ना हजारे के प्रति अचानक कांग्रेस नेताओं का प्रेम उमड़ पड़ा है। दिल्ली चुनाव में भाजपा और आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है, तो साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए भी अन्ना का इस्तेमाल करना चाहती है। अन्ना हजारे ने पिछले दिनों कहा कि वो भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने उनकी इस बात को पकड़ा है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चलाने जा रही है। कांग्रेस नेता किसी तरह पार्टी को अन्ना के आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं। इसी तरह दिल्ली के चुनाव में पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख अजय माकन ने अन्ना का नाम लेकर किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अन्ना के नाम का इस्तेमाल किया और बाद में उनके साथ विश्वासघात कर दिया। अन्ना हजारे के पूरे आंदोलन के समय कांग्रेस के नेता उनको आरएसएस का एजेंट ठहराते रहे थे, लेकिन अब अचानक कांग्रेस को उनकी महानता का एहसास हो गया है और अब उनके साथ जुड़ने में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे का जुगाड़ कर लिया है। मायावती के सबसे करीबी पुलिस अधिकारी रहे और डीजीपी होकर रिटायर हुए बृजलाल को भाजपा में शामिल कराया गया है। वो प्रदेश के दलित मतदाताओं के बीच काफी भरोसेमंद चेहरा हैं। इससे पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समय पार्टी ने उदित राज को अपने साथ जोड़ा था। उनका फायदा भी भाजपा को हुआ। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना ने रामदास अठावले की आरपीआई से तालमेल किया था। जब शिवसेना से भाजपा का तालमेल टूटा तो अठावले भाजपा के साथ हो गए थे। बहरहाल महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह भाजपा को बिहार में भी एक भरोसेमंद दलित चेहरे की जरूरत है। भाजपा ने वैसे रामविलास पासवान के साथ तालमेल किया है, लेकिन उनका असर सिर्फ पासवान मतदाताओं पर है, जिनका हिस्सा 4% है। भाजपा के अपने दलित नेता संजय पासवान भी उसी बिरादरी से आते हैं और वो कोई पद नहीं दिए जाने से इन दिनों काफी नाराज बताए जा रहे हैं। सो भाजपा को 12% के करीब महादलित आबादी के लिए एक भरोसेमंद नेता की जरूरत है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस रणनीति के तहत ही भाजपा के नेता हर रोज मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तारीफ कर रहे हैं और उनको समर्थन देने का वादा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दोनों की आत्मीयता दिखे और बड़ा राजनीतिक सामाजिक मैसेज दिया जाए। जब मोदी अमेरिका गए थे तब ऐसे दो काम हुए थे। दोनों नेताओं ने अमेरिका के प्रतिष्ठित मीडिया समूह वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक साझा लेख लिखा था। इसके अलावा ओबामा उनको अपने साथ मार्टिन लूथर किंग के स्मारक तक ले गए थे। ये कार्यक्रम अचानक बना था, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ओबामा उनको अपने साथ गाड़ी में बैठाकर किंग के स्मारक तक ले गए थे और थोड़ी देर दोनों वहाँ घूमते रहे थे। गौरतलब है कि
किंग का पूरा जीवन और आंदोलन महात्मा गांधी से प्रभावित था, सो भारत ने भी वैसा कुछ करने की तैयारी है। मोदी और ओबामा साझा तौर पर आकाशवाणी से मन की बात करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से मन की बात करते रहे हैं। इस बार उनके साथ ओबामा भी होंगे और साथ रेसकोर्स रोड से दोनों रेडियो पर मन की बात कहेंगे। जानकार सूत्रों का ये भी कहना है कि दोनों नेता एक साथ राजघाट भी जा सकते हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन ही ओबामा का महात्मा गांधी की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन इस मौके को खास बनाने के लिए इस बात पर भी विचार हो रहा है कि मोदी और ओबामा एक साथ राजघाट तक जाएं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने आपको फेल कर दिया है और साथ ही उन्होंने नए नेतृत्व की भी मांग की। केजरीवाल की आलोचना से आगे बढ़कर शांति भूषण ने बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेदी को लाकर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बेदी मुख्यमंत्री बनती हैं तो इससे अन्ना हजारे बहुत ही खुश होंगे। शांति भूषण ने कहा कि अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में किरण बेदी ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर आपने शांति भूषण के बयान को अपनी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को निजी राय रखने का अधिकार है। शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण ने कहा है कि हर पार्टी में मतभेद होता है। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। कांग्रेस पार्टी ने आज आधिकारिक रूप से उनके बयान को खारिज किया। पार्टी महासचिव और मीडिया प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पार्टी जनार्दन द्विवेदी के बयान से सहमत नहीं है। जनार्दन द्विवेदी ने कथित तौर पर कहा था कि मोदी की जीत भारतीयता की जीत है और उनकी जीत से एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस बयान की निंदा करते हुए माकन ने कहा कि मोदी और उनकी पार्टी भारतीयता को नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही असली भारतीयता वाली पार्टी है। बाद में जनार्दन द्विवेदी ने फिर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने मोदी की तारीफ में एक भी शब्द नहीं कहा है और उनको भारतीयता की जानकारी है। इसके बारे में किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने हितों के टकराव के मामले पर उनकी मुश्किल बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें IPL की अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग या BCCI में एक को चुनना होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि BCCI कोई निजी नहीं है बल्कि सार्वजनिक संस्था है। अदालत ने IPL में फिक्सिंग मामले की लंबी सुनवाई के बाद आज सुनाए गए फैसले में श्रीनिवासन को अपने दामाद गुरुनाथ मयप्पन को बचाने के मामले में राहत देते हुए कहा कि उनका दोष सिद्ध नहीं होता है, लेकिन मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स की टीम के सह मालिक राज कुंद्रा को फिक्सिंग का दोषी ठहराया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मयप्पन और कुंद्रा दोनों सट्टेबाजी में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से सटे हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने और जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात ठीक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की। हरियाणा के पानीपत में एक बड़े कार्यक्रम में मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा मोदी सरकार की 2 महिला मंत्री मेनका गांधी और स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं और साथ ही मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी मौजूद थीं। इस मौके पर मोदी ने बेटी और बेटे को एक समान मानने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। गौरतलब है कि हरियाणा में लड़के लड़की का अनुपात देश में सबसे खराब है। प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रोत्साहन का भी ऐलान किया। भारत में हुई आखिरी जनगणना में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में 24% का इजाफा हुआ है, जबकि इस अवधि में पूरे देश की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश की मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई है। उससे पहले मुस्लिम आबादी 13.4% थी। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी असम में हुई है। भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68% है, जबकि असम में 34.2 और पश्चिम बंगाल में 27% है। 1991 से 2001 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 29% की दर से बढ़ी थी, जो 2001 से 2011 के बीच कम होकर 24% हो गई है। 5% की कमी के बावजूद राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर 6% ज्यादा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि बहुत जल्द ही जनगणना के धर्म पर आधारित आंकड़े आधिकारिक तौर से जारी किए जाएंगे।
फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोटे तौर पर ब्याज दरों में कटौती के लिए स्थिति अनुकूल है, महंगाई काबू में है, तो राजकोषीय स्थिति में घाटे के संभलने की संभावनाएं भी है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगातार गिरावट ने मुद्रास्फीति दर के काबू में रखने का रुझान बना लिया है। तभी निवेशकों के लिए सस्ते कर्ज की स्थितियां बनाने में अब जोखिम नहीं मानी जा रही। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अचानक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की। करीब 20 महीने बाद उन्होंने पहली बार ब्याज दर घटाए। हालांकि ये कटौती सिर्फ 0.25% की है, लेकिन ये प्रतीकात्मक कटौती कई चीजों की ओर संकेत करती है। अब इससे माना जा रहा है कि राजन को महंगाई स्थायी रूप से काबू में रहने का भरोसा हो गया है। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि ब्याज दरों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उनका विवाद ऐसे मुकाम तक पहुँच गया था जहाँ राजन का झुकना जरूरी था। तभी ये सवाल उठा है कि क्या सचमुच राजन को महंगाई कम होने का भरोसा हो गया है या उन्होंने सरकार और उद्योग जगत के दबाव में ब्याज दर घटाने का फैसला किया। कारण चाहे जो हो, लेकिन ब्याज दर कम होने का चौतरफा स्वागत हुआ। सरकार को भरोसा है कि अब विकास दर बढ़ेगी। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत दुनिया की तमाम एजेंसियां अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6% से ऊपर जाने का अनुमान बता रही है। ये स्थिति तब है जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में आर्थिक मंदी की संभावना देखी जा रही है। चीन जैसी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के आसार हैं, फिर भी भारत में विकास दर बढ़ेगी। विकास दर बढ़े, इसके लिए पहली जरूरत मांग बढ़ने की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती और पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हुई कमी के कारण लोगों के पास नकदी बढ़ी है और इससे आवास से लेकर ऑटोमोबाइल और दूसरे टिकाऊ उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी, इससे विकास दर ऊपर जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या मांग और विकास दर बढ़ने के बावजूद महंगाई की दर काबू में रहेगी? अगर विकास के साथ साथ महंगाई की दर भी बढ़ी तो सरकार क्या करेगी? इसी चिंता में रघुराम राजन महीनों से ब्याज दर में बदलाव टाल रहे थे। वो स्थिरता चाहते थे। अगर उनकी मनचाही स्थिरता आ गई है तब तो ब्याज दर में कटौती का सकारात्मक असर होगा। असल में सरकार के लिए अब महंगाई की चिंता बड़ी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी और विश्व बाजार में खाद्य वस्तुओं के सस्ते होने का सकारात्मक असर भारत में दिख रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ते हुए हैं और सरकार ने भी उत्पाद शुल्क बढ़ाकर अपना खजाना भरा है, इसीलिए अभी तुरंत कोई खतरा नहीं दिख रहा है। ऊपर से सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में कटौती शुरू की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की बात कही है। खर्च में कमी की कई योजनाओं पर काम हो रहा है, इसीलिए सरकार के पास नकदी का संकट होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों के सस्ते होने का असर आगे दूसरी चीजों पर भी दिखेगा। जनवरी में ब्याज दर घटाकर रिजर्व बैंक ने अगले महीने आने वाले आम बजट के और बेहतर होने का संकेत दिया है। महंगाई और विकास दर से बेपरवाह होकर वित्त मंत्री बड़े आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। अगर उस समय तक हालात सामान्य रहे तो 0.25% की और कटौती हो सकती है, जिससे बैंक लोन सस्ते हो जाएंगे और हर सेक्टर में तेजी दिखेगी। सरकार निवेश बढ़ाने वाले फैसले भी करेगी, जिसका बड़ा असर होगा। सिर्फ रुपए की कमजोरी को छोड़ दें तो आर्थिकी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी के सकारात्मक संकेतों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन लिवा लाने का वायदा विकास की रफ्तार पर निर्भर है। अगले 3 महीने में सरकार को वह सब करना है जिससे देशी विदेशी निवेशक भारत में काम धंधा बढ़ाए। पहली आवश्यकता भारत के कारोबारियों को संकट से बाहर निकालने की है। इसके लिए बैंकों से सस्ते कर्जे की पूर्ति पहली अनिवार्य शर्त है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाने के लिए जो कदम उठाया है उससे क्या ये माना जाए कि सरकार की सोच के अनुसार ही अब रिजर्व बैंक भी व्यवहार कर रही है, वो भी ब्याज दर को लगातार घटाने का सिलसिला चालू कर देगी? मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सिग्नल है ये। सरकार की तरफ से ये बहुत दिनों से मांग थी, इंडस्ट्री की तरफ से मांग थी, लेकिन जो माना जाए, जो बार बार राजन खुद भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा कंपोनेंट है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। ये एक सिग्नल देता है, मार्केट को सिग्नल देता है कि एक ब्याज दरों में अब कटौती का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको पिछले 2 साल से रिजर्व बैंक ने रोक के रखा था, बढ़ाया हुआ था।
तो अब उसमें एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ही कॉशसली उन्होंने कदम उठाया है। केवल 0.25 एक तरह से बेसिस पॉइंट पर उन्होंने कटौती की है। अब असल मुद्दा यह है कि जो बड़े बैंक हैं और खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो इतना ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से दबे पड़े हैं और उसकी वजह यह है कि जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। अभी एक HSBC की रिपोर्ट आई है, जो कंट्री रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि करीब करीब 100 जो टॉप प्रोजेक्ट्स, जो स्टार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके कारण बैंकों का हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अब वो बैंक जब इतने ज्यादा दबाव में है तो वो नया लोन नहीं देंगे। तो वो रिपोर्ट ये कह रही है कि एक तरफ वो है और दूसरा इंडस्ट्री ज्यादा ओवर लिवरेज्ड है। तो इस समय सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वही बात उभर करके आ गई जो अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि एक तरह से इस समय मार्केट में जो स्थिति है और जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिति है, उसमें अगर हमें डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए खुद सरकार को आगे आना पड़ेगा। नहीं तो उस नाते फिर रिजर्व बैंक आपके अनुसार वो ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि एक ये भी कि अगर ब्याज दर कम होगी तो जो लोन पुराना जो बकाया पड़ा हुआ है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो सकेगी, उद्योगपतियों को जरा कुछ सहूलियत मिलेगी, जिसके कारण एक साइकिल चल पाए। बहुत मामूली, क्योंकि ये अभी उतना ज्यादा कटौती नहीं हुई है। एक सिग्नल है ये सिग्नल ये है कि आगे कटौती और हो सकती है, पर उसके लिए कई स्थितियों की जरूरत है। तो उसमें जैसे रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम बजट देखेंगे कि उसमें फिस्कल डेफिसिट को लेकर के सरकार कितनी सीरियस है। अब देखिए, इसमें समस्या यह है कि अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल करेगी तो स्पेंडिंग नहीं कर पाएगी जिसकी मांग की जा रही है। तो अब उसमें एक तरह से सरकार के लिए भी बहुत आसान रास्ता नहीं है। अब इसमें मुझे यह लगता है कि आज की स्थिति में घरेलू मांग को बढ़ाना पड़ेगा और घरेलू मांग को बढ़ाने के मामले में जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो सबसे क्रूशियल फैक्टर है। और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तभी आगे आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री ओवर लिवरेज्ड है, वो तभी आएगा जब सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसके लिए इंडस्ट्री के गुड्स और सर्विसेज की मांग होगी, तब इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करेगी। नहीं, लेकिन आप जिसको क्राउडिंग इन कहते हैं। नहीं, आपका ये नहीं मानना है कि तब रिजर्व बैंक ने जो फैसला किया वो पूरी आर्थिकी के पॉजिटिव सिग्नल, भले वो महंगाई हो, मुद्रास्फीति हो, उसके कारण नहीं हुआ ये? मुझे लगता है कि महंगाई को देख करके तो उन्होंने जाहिर तौर पर किया है, लेकिन उन पर दबाव भी बहुत था। मतलब सरकार की तरफ से बहुत दबाव था, इंडस्ट्री की तरफ से दबाव था, हर तरफ से ये बात आ रही थी कि हर तरफ से फैसला, सरकार ने भी बहुत सारे फैसले किए हैं, एक तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, रिजर्व बैंक क्यों नहीं ये कदम उठा रहा है? तो बार बार पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कि राजन के जो इंटरव्यूज आए उसमें वो कहते रहे कि ये बहुत एक छोटा कंपोनेंट है और इसके बावजूद इतनी बात की जा रही थी। तो एक तरह से उन्होंने सिग्नल दिया है। आपके अनुसार सचमुच में ब्याज दर में कटौती कितना बड़ा उससे आर्थिकी को वापस पुनर्जीवित करने में कितना बड़ा रोल रखता है? एक तरह से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन जो वास्तव में रियल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात है वो तो सरकार के जरिए होगा। और जैसे देखिए, वो HSBC की रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 100 जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, उनका कहना है कि अगर इनको चालू करा दिया जाए तो जिसमें बैंकों का भी पैसा जिसके कारण वो स्ट्रेस्ड है, उनका एनपीओ बढ़ गया है, अगर वो चालू हो जाएं तो आज जीडीपी में, जो रियल जीडीपी में जो ग्रोथ है वो करीब 1.25% बढ़ जाएगा और 3 साल में उनका मानना है कि करीब 3% जीडीपी बढ़ सकती है। तो एक तरह से, और उसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? लैंड एक्विजिशन की हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की हैं, और साथ ही साथ इसकी समस्या है कि सरकार की तरफ से जो बहुत सारे रेगुलेटरी अलग अलग जगहों पर वो हैं, कई राज्य सरकारों के मामले हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस समय एक तो सारे स्टॉल प्रोजेक्ट जो करीब 100 के आसपास हैं उनको ठीक करना, जो टॉप। नहीं, लेकिन आपका ये नहीं मानना है कि सरकार की कोशिश, क्योंकि बजट बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई, तो सरकार की कोशिश और रिजर्व बैंक की सोच दोनों अब समानांतर एक दिशा में चल रही है, एक दिशा में चले, जो कि सरकार की मांग थी, अब वो मांग थी। और जाहिर है कि इसमें बजट की अब एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि बजट अगर कैसा आया तो उससे फिर रिजर्व बैंक बिल्कुल। बजट क्या सिग्नल दे रहा है? बजट ये सिग्नल दे रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने जा रहा है, और जो पिछले काफी दिनों से बात कही जा रही थी, जैसे वो रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है इंटरनेशनली जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये बेस्ट टाइम है, जब आपके पेट्रोलियम की प्राइसेस गिरी हुई हैं, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का उतना दबाव नहीं है, आप पर फिस्कल डेफिसिट का भी उतना दबाव नहीं है, क्योंकि आपके पास कई इस तरह से आय के साधन आ रहे हैं और इंटरनेशनल डिमांड नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट के बजाय अपने मार्केट के लिए बनाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए सरकार एक शॉर्ट टर्म या एक मीडियम टर्म प्रोग्राम के साथ आए, जिसमें स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए और खास करके जो पब्लिक स्पेंडिंग है को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर में जो एक बहुत छूटा हुआ क्षेत्र है, वहां इन्वेस्टमेंट की आज बहुत जरूरत है। आपके अनुसार रिजर्व बैंक ने मार्च अप्रैल में अगर देखा जाए तो मौद्रिक नीति पर पुनर्विचार होना था या समीक्षा होनी थी, उसके बजाय जनवरी में किया, तो इसका मतलब ये कि मार्च अगले में तो गिरावट के ज्यादा ठोस आधार है। वो उस पर भी अब उम्मीद यही की जा रही, मार्केट ने इसी सिग्नल को लिया है कि अब ये इसमें कटौती का सिलसिला शुरू हुआ है। हो सकता है वो एक थोड़ा सा और साहसिक फैसला करते तो 50 बेसिस पॉइंट पर भी कट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉशियसली उठाया। तो ये माना जा रहा है कि अगले मार्च तक तो फिर कम से कम 25 बेसिस पॉइंट और कटौती मतलब ये कि इस पूरे साल के अंत तक क्या बजट जो ब्याज दर है वो औसतन किस लेवल पे आती हुई अर्थशास्त्री अनुमानित लगा रहे? तो अगर मुझे लगता है कि 1 से 1.5% तक कम हो सकती है, पर ये तो कोई ज्यादा नहीं होगा इससे ज्यादा, क्योंकि एक इंटरनेशनली ये भी माना जा रहा है कि जब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म करेंगी अमेरिका में और उससे जब पूंजी वापस लौटना शुरू होती है, तो उसको भी रोक के रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कटौती नहीं कर सकते। जब वहां बढ़ेंगी तो यहां से पैसा वापस जाएगा, तो इसलिए आपको हायर रखना पड़ेगा, तो उसको हायर रखना पड़ेगा। और देखिए अभी जो नवंबर के रिजल्ट आए हैं उसमें बता रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है, तो ये बता रहा है, तो इसलिए आपको बड़ा सतर्क होकर के इंटरनेशनली देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।